सबसे ज्यादा ये होता है लेडीज में मेनोपॉज के बाद। अगर मदर की हड्डी टूटी है, हिप की हड्डी टूटी है, तो बेटी का भी टूटेगा। इतनी धूप होने के बावजूद भी हिंदुस्तान में विटामिन डी की कमी है। तो कोविड में जिन लोगों का विटामिन डी कम था उनमें मृत्यु दर ज्यादा था 10 बजे से 2 बजे के बीच में, क्योंकि वही समय है जब वो धूप इफेक्टिव होती है। आपको अगर डेफिशिएंसी नहीं है तो 60,000 की पाउडर, लिक्विड या टैबलेट एक महीने में एक बहुत, तो अपने शरीर के लिए, हड्डियों के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। अगर लेडीज में मेनोपॉज, ऑस्टियोपोरोसिस लेडीज की बीमारी है, 80% इसमें महिलाएं होती हैं। अब वो एक्चुअली में मेल न्यूट्रिशन हो रहा होता है, वो खाना नहीं खा रही। हड्डियों के लिए सबसे बढ़िया चीज ये है आप फिजिकली एक्टिव रहें। आप जितना हड्डियों पे वजन डालेंगे उतना आपकी हड्डियां मजबूत रहेगी। तो पहली बात तो ये है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ होनी चाहिए। 50 और 60 के बीच में किसी इंसान को अगर जॉइंट रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है तो बहुत हाई चांस है कि उसको एक बार दोबारा सर्जरी करानी पड़ेगी। फिर भी अगर मान लीजिए कि उसका 0.00001% क्रॉस कर जाए तो जितनी आप सांस लेते हैं, जाहिर है कहीं ना कहीं कुछ नाइट्रोजन आपकी बॉडी में चली जाती है। जितनी देर आपने मेरा ये इंटरव्यू लिया है, इससे कम समय में हमें घुटना बदल है। नमस्कार, मैं हूं शारिक खान। हेल्थ वायर मीडिया में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजेश मल्होत्रा, जो मशहूर ऑर्थो सर्जन है। तो हड्डियों से जुड़े बहुत सारे सवाल हम आपके जहन में, हमारे और आपके जहन में आते हैं। आज उन सारे सवालों का जवाब डॉक्टर साहब से लेते हैं। डॉक्टर मल्होत्रा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। पहला तो ये सवाल था, जो दिख नहीं रहा होता है उसको लेकर के हम बहुत कंसर्न नहीं होते। जैसे दांत, जब तक बहुत दर्द ना देने लगे तो हम कि ये दिख नहीं रहा, उसी तरह से हड्डियों का भी है। जिस तरह से हम बाकी चीजों को लेकर कंसर्न रहते हैं, हड्डियां आपको खड़ा रखने में मदद करती हैं। सबसे एसेंशियल पार्ट है आपकी बॉडी का। उसको लेकर कितना अलर्ट या कितना जागरूक रहने की जरूरत है? तो पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हड्डियां हमें खड़ा रखती है, लेकिन हड्डियां हमें चलाती भी है। जो जोड़ है वो भी हमारा हिस्सा है। हड्डियां हमारे शरीर के वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट भी करती है। अच्छा, जैसे अगर किसी की रिब टूट जाए और वो जाके लंग्स में लग जाए तो लंग्स में इंजरी हो जाती है, और स्पाइन अगर टूट जाए तो स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो जाती है, तो वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रही है। तो एक वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मैं समझता हूँ हड्डियों का है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कि वो कैल्शियम का सबसे बड़ा रिजर्व है। और कैल्शियम एक ऐसा आयन है, एलिमेंट है, जो कि ब्रेन, हार्ट सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके शरीर में अगर कैल्शियम कम हो जाएगा तो आपको कन्वल्शंस भी हो सकती है, आपका हार्ट भी बंद हो सकता है। तो ये तो रही बात हड्डियों की, लेकिन आपका बहुत ही इंटेलिजेंट फर्स्ट स्टेप था कि, और फर्स्ट टॉक था कि जो हमें दिखता नहीं है, और ये सबसे क्लासिकली देखा जाता है ऑस्टियोपोरोसिस में। उसको, ऑस्टियोपोरोसिस को हम कहते हैं साइलेंट थीफ, कि आपकी शरीर से कैल्शियम गायब हो गया, हड्डियां कमजोर हो गई, और आपको पता तक नहीं लगेगा जब तक कि आपकी हड्डी टूट नहीं जाएगी। और जो टूटना ऐसा हो सकता है कि हल्का सा पैर स्लिप किया और गिर गए बाथरूम में, और कहीं से सीढ़ी से गिर गए, और तब उस समय आपको तब पता लगता है कि आपकी हड्डियां कितनी ज्यादा कमजोर हो गई कि जरा सी चोट से गिर गई। तो आपकी जो बात है उसमें बिल्कुल सहमत हूं कि हड्डियां, हम उनको वी टेक देम फॉर ग्रांटेड, कि हमें बेड से उठना है, चल रहा है, वो तो चलेंगे ही, कुर्सी पे बैठेंगे। जब इस सब पे तकलीफ आनी शुरू होती है तब हमें याद आती है। जैसे तकलीफ के टाइम पे खुदा याद आता है। तो डॉक्टर साहब, यही सवाल था यहाँ पे, कैसे पता चलेगा कि अब हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा कम हो रही है और आपकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, कभी भी चटक सकती? हाँ, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए जो हमारा सबसे बड़ा जो फैक्टर रहता है वो रहता है आइडेंटिफाइंग एट रिस्क पीपल। मतलब कौन कौन है जिनको ये जोखिम या रिस्क है कि इनकी हड्डियां कमजोर हो सकती है। जैसे सबसे ज्यादा ये होता है लेडीज में मेनोपॉज के बाद में। इसके साथ ही जो लोग शराब बहुत ज्यादा पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, स्टीरॉयड खाते हैं, कोई ऐसी दवाइयाँ खाते हैं जिनसे हड्डियाँ कमजोर होती है। और इसमें एक बहुत बड़ा रोल है फैमिली हिस्ट्री का। अगर मदर को ऑस्टियोपोरोसिस है तो बच्चे को भी ऑस्टियोपोरोसिस होगा। अगर मदर की हड्डी टूटी है, हिप की हड्डी टूटी है, तो बेटी का भी टूटने का रिस्क बहुत हाई होता है। तो ये कई तरह के रिस्क फैक्टर होते हैं जिनसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। और लेकिन लेडीज को स्पेशली, जिनको कि मेनोपॉज हो गया है, खास करके कि अर्ली मेनोपॉज हो गया, उनको बहुत ज्यादा रिस्क रहता है। और जैसे आपने कहा कि कुछ लोग ऐसे सेडेंट्री लाइफस्टाइल होता है, अगर आप चलते फिरते नहीं
तो आपकी हड्डियां कमजोर है, आपको रिस्क है। और हमारे पास हड्डियों को मेजर करने का जो तरीका है वो बोन डेंसिटी है, जो कि हम पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज और 50 साल के ऊपर के आदमियों के लिए वैलिड है। बाकियों में वो इतना वैलिड नहीं है, उसमें हम डिफरेंट मेजरमेंट देखते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसे टूल्स हैं जिनसे हम ये मेजर कर सकते हैं कि हड्डियां कमजोर हैं। तो मेन बात यह है कि आपको अवेयरनेस हो हड्डियों के बारे में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी है, आप दूध और दूध से बनी चीजें खाते हैं, आपकी डाइट बैलेंस्ड है, प्रॉपर प्रोटीन खाते हैं, फिजिकली एक्टिव हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं, हड्डियों पे वजन डालते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं लेते हैं जिससे हड्डियां कमजोर होती है, शराब, सिगरेट या स्टीरॉयड, तो उन सब को आपको पता होना चाहिए कि आपकी हड्डियां मजबूत है। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम लोग एक उम्र के बाद हर कोई ब्लड टेस्ट के लिए जाता है, तो क्या हड्डियों को लेकर मैंने आज तक कभी नहीं बोला कि ये भी टेस्ट कर दो? हाँ, आपका सवाल ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, मैंने आज तक नहीं कराया। अब इसमें चेंज आ रहा है, अब विटामिन डी टेस्टिंग होती है। हाँ, विटामिन डी मेरा हमेशा कम रहता है, तो वो आपका हमेशा कम रहेगा और हर व्यक्ति का, हर इंसान का कम रहेगा। जबकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान में जितनी धूप है, इतनी धूप दुनिया के बहुत कम देशों में, हाँ, और धूप से विटामिन डी बनता है, लेकिन हर हिंदुस्तान में विटामिन डी की कमी है। अभी मैंने इंजेक्शन लगवाया, विटामिन डी इतना कम था। इंजेक्शन की भी बात करेंगे। तो ऐसा रहता है कि इतनी धूप होने के बावजूद भी हिंदुस्तान में विटामिन डी की कमी है, और हम सब जानते हैं कि विटामिन डी आजकल एक मैजिक विटामिन माना जाता है। अच्छा। क्योंकि इसका पूरे शरीर पे इसका प्रभाव है। विटामिन डी ना सिर्फ आपकी हड्डियों को हेल्दी रखता है, लेकिन आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन, गठिया, कैंसर, बहुत सारी बीमारियों में प्रोटेक्ट करता है। आपने कोविड की बात थोड़ी देर पहले मुझसे की, तो कोविड में जिन लोगों का विटामिन डी कम था उनमें मृत्यु दर ज्यादा था। अच्छा। और उनमें ज्यादा सीवियर डिसीज हुई, उनमें ज्यादा डेथ हुई, और जिनका विटामिन डी अच्छा था उनकी डेथ कम हुई, उनको सीवियर डिसीज कम हुई। तो विटामिन डी एक मैजिकल विटामिन डी है, जिसको ऑलमोस्ट हार्मोन ही कहा जा सकता है, जिसका प्रभाव पूरे शरीर पे है। ये तो एक बात हुई। और दूसरी बात यह है कि विटामिन डी का लेवल हमारे यहाँ इसलिए कम है क्योंकि विटामिन डी कैसे मिलता है हमें? हाँ। हमें मिलता है धूप से। हाँ। और धूप में कोई ऐसा जादू नहीं है कि उससे विटामिन डी बन जाता है। हमारी स्किन के नीचे चर्बी या कोलेस्ट्रॉल होता है, जब उस पर धूप पड़ती है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की, तो वो कोलेस्ट्रॉल जो है विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है उसके प्रिकर्सर में। और वो जो केमिकल बनता है जिससे विटामिन डी बनता है, कोलेस्ट्रॉल से जो बनता है, उसके लिए आपको धूप में लगातार 10 बजे से 2 बजे के बीच में अपना चेहरा, अपनी गर्दन और अपना ऊपरी धड़, सामने और पीछे और बाजुओं का ऊपर वाला हिस्सा पौने घंटे तक लगातार धूप को एक्सपोज करना है। अब आप बताइए कितने लोग करते हैं? 10 बजे से 2 बजे के बीच में, क्योंकि वही समय है जब वो धूप इफेक्टिव होती है। और वो फेस, नेक, अपर ट्रंक, फ्रंट एंड बैक और अपर पार्ट ऑफ आर्म्स, जो वो फैट होता है वो इफेक्टिव होता है इसको कन्वर्ट होने में। तो एक तो ये वजह है। दूसरे, हम लोगों का डार्क कंप्लेक्शन है, उसकी वजह से विटामिन डी बनने की इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। तीसरे, पोल्यूशन बहुत है हमारे यहाँ। ये कहते हैं, और मुझे ये बात बहुत पसंद है, कि लोग पूछते हैं कि धूप में किस टाइम खड़े होना चाहिए। तो मैं ये कहता हूं कि जिस समय आपका साया आपकी हाइट से कम हो, अच्छा, वो धूप जो आपके शरीर पे पड़ती है वो विटामिन डी के लिए बनाने के लिए सबसे अच्छी धूप है। यही पे सवाल था मेरा कि एक मर्द के तौर पे हम टॉपलेस खड़े हो सकते हैं। आप ये कह रहे हैं कि धूप में जाइए, बनियान भी अगर आपने नहीं पहना है तो बेस्ट है, धूप को फेस कीजिए और 45 मिनट खड़े रहिए। क्या वो एक लगातार 45 मिनट खड़ा रहना है? दो पहलू में सवाल के, या फेजेस में आप 10 बजे से 2 बजे के बीच में ये कर सकते हैं? पहला, महिलाएं क्या करें फिर अपने लिए? तो दोनों बातों का जवाब देता हूं। पहली बात ये है कि आपने दाल पकानी शुरू की और आधी पकी और आपने आग से हटा ली, और फिर आपने दोबारा लगाई, तो बात दोबारा कच्चे से शुरू करना पड़ेगा। तो ऐसा रहता है कि जैसे आप 45 मिनट की जगह 10 मिनट खड़े हुए और वो कोलेस्ट्रॉल चेंज होना शुरू हुआ उसमें, विटामिन डी में, और आप हट गए, तो वो जो आधा पकी दाल थी वो वहां से हट जाएगी। वो वहां पड़ी नहीं रहेगी, बॉडी का ब्लड से वो हट जाएगी।
और एक और जो बात में एक इंपॉर्टेंट, आपका दूसरे सवाल का जवाब देके एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। तो एक तो ये बात हो गई कि लगातार वाली बात, कि आपको लगातार ही खड़े रहना। दूसरी बात ये है कि ये जो इवन आदमियों के लिए भी 10 और 2 के बीच में धूप में एक्सपोज रहना मुश्किल है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि क्योंकि ये प्रैक्टिकल नहीं है, इतनी धूप होने के बावजूद भी आपको विटामिन डी पूरा नहीं मिल सकता, इसलिए आपको सप्लीमेंट की जरूरत है। तो लेडीज के लिए ये सलाह है कि आप सप्लीमेंट खाएं, उसके भरोसे ना रहें। अगर आप गाड़ी से ड्राइव करके ऑफिस जाते हैं 10 और 2 के बीच में और धूप है, जो शीशे से छन के धूप आती है वो विटामिन डी नहीं बनाती है। और जो लेडीज है, ओल्ड लेडीज, आप ओल्ड हो गई तो आपने देखा स्किन रिंकल हो जाती है, उनकी स्किन में फैट ही नहीं होता नीचे, और उनकी स्किन क्योंकि बूढ़ी हो जाती है और रिंकल हो जाती है तो उसमें विटामिन डी बनाने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, वो प्रोसेस एब्जॉर्ब करके बना नहीं पाते। तो बूढ़े लोग एक तो बेचारे कम जाते हैं बाहर, और उनके शरीर में ना तो कोलेस्ट्रॉल होता है स्किन के नीचे क्योंकि स्किन में झुर्रियां पड़ जाती है, फैट खत्म हो जाता है, ना उनकी स्किन इस लायक रहती है कि वो धूप से वो एफिशिएंटली वो प्रोसेस को कर सके, और ना उनकी आंतें इतनी इफेक्टिव होती है कि वो उसको एब्जॉर्ब कर सके। तो विटामिन डी की कमी जो हमारे पास हिप टूटने पे आते हैं लोग, वो बहुत बुरी तरह से इससे प्रभावित होते हैं। कई बार उनका विटामिन डी 0 के पास होता है। तो मेरा सोचना ये है कि इस देश में अगर आप विटामिन डी सप्लीमेंटेशन नहीं ले रहे तो आपका निश्चित है, श्योर है, गारंटेड है कि आपको विटामिन डी की कमी है। और आपके घर में जो बड़े बूढ़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनकी अगर हड्डी टूटेगी तो वो उनके लिए जानलेवा भी हो सकती है और आपके लिए भी बड़ी मुसीबत बन सकती है। तो जिस तरह से बुजुर्गों की आप कैटरेक्ट की सर्जरी कराते हैं, हियरिंग एड लगवाते हैं, आपको ये इंश्योर करना है कि वो उनके कैल्शियम विटामिन डी आप सफिशिएंटली दें। इवन टेस्ट कराने का भी कोई फायदा नहीं है। जब आपने बताया कि आपका टेस्ट कराने पे लो आया, तो टेस्ट कराना ही क्यों है, सीधे ही विटामिन डी सप्लीमेंटेशन दे दीजिए, कोई महंगा तो है नहीं। यहाँ पे इससे जुड़ा हुआ सवाल था डॉक्टर साहब, 10 से 2 के बीच कामकाजी लोग हैं, अगर आप हमें कहिए, आप ही को हम कह दें कि डॉक्टर साहब 45 मिनट खड़े हो जाइए, तो आप बोलेंगे कि ओपीडी का क्या होगा। ठीक है, हमें बोल दिया जाए तो बोले भाई काम पे जाएंगे, धूप में खड़े रहें। सप्लीमेंट्स को लेकर के भी एक मिथ है। हमने क्या किया, हमें कहा गया कि कैप्सूल खाइए वीकली, हमने खाया, उसका कोई असर नहीं दिखा। फिर एक डॉक्टर साहब ने कहा कि अब आप वो जो है ना, वो घुल के बनने में वक्त लगता है, अब आप लिक्विड पी लीजिए। हमने लिक्विड पी लिया, उसका भी बहुत असर नहीं आया। फिर एक ने कहा कि ऐसा है कि शारीरिक आप 3 इंजेक्शन लगा लीजिए। ये पहली बार है जब मैंने 4 दिन पहले ब्लड टेस्ट कराया, तो जिसमें मेरा विटामिन डी और B12 सफिशिएंट है। सप्लीमेंट के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं? तो ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। मैंने अभी आपको बताया कि जैसे बूढ़े लोग हो जाते हैं तो उनकी आंतों में विटामिन डी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता नहीं होती है। इनफैक्ट ओरल जो है हमारे लिए प्रेफर्ड तरीका होता है, क्योंकि हाँ, डेफिनेट टैबलेट या लिक्विड कुछ भी, उसमें कुछ फर्क नहीं है। एक बड़े इंटरेस्टिंग स्टडी हुई, उन्होंने 60,000 वाले जितने भी सैशे टैबलेट सबको असेस किया, और अनफॉर्चुनेटली किसी में भी 60,000 नहीं निकला। किसी में सबसे अच्छे में कुछ 50-52 हजार निकला यूनिट, किसी में 40 निकला, किसी में 35 निकला। बट अगर आप 60,000 भी रोज भी खाते रहे तो टॉक्सिसिटी नहीं होती है। तो पहली बात तो ये है कि बहुत ज्यादा इंजेक्शन से टॉक्सिसिटी हो जाती है। दूसरी बात, एक व्यक्ति, एक इंसान जो नॉर्मल है, उसके शरीर में जब विटामिन डी जाता है तो वो एक पहले लिवर में एक्टिवेट होता है, किडनी में एक्टिवेट होता है, फिर लिवर में जाके एक्टिवेट होता है। तो अगर आपका किडनी और लिवर ठीक से काम कर रहे हैं, आपकी आंतें ठीक से काम कर रही है, तो आपने जो ओरली लिक्विड या टैबलेट खाई या पाउडर खाया, वो आपको इफेक्टिव होना चाहिए, पहली बात। अगर वो इफेक्टिव नहीं होता तो यही वजह हो सकती है कि आंतें ठीक से काम नहीं कर रही, किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है, लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो उसमें हमारे पास दूसरी तरह की प्रिपरेशन होती है, इंक्लूडिंग इंजेक्शन। पर एक नॉर्मल हेल्दी आदमी को हम एक्टिव विटामिन डी नहीं देते हैं, और हम उसको इंजेक्शन इसलिए नहीं लगाते। इंजेक्शन से एकदम से आपके लेवल बहुत हाई होते हैं और फिर एकदम से फॉल करते हैं, वो सस्टेन नहीं रहते। तो बेटर ये रहता है कि अगर आपकी सिस्टम ठीक है तो ओरली ले, लेकिन अगर आपके लेवल नहीं बन रहे हैं तो फिर टैबलेट एक्टिवेटेड विटामिन डी, अब जिसको लिवर की बीमारी तो उसको अलग तरह का विटामिन डी दिया जाता है, जो कि बॉडी में जिसको जो लिवर का काम होना है एक्टिवेट करने का, वो पहले से एक्टिवेटेड हो। जिसकी किडनी खराब है उसको वो प्रिपरेशन दी जाती है जो रेडीमेड है। तो मतलब ये है कि आपको खाना खाना है और आप
पिक्चर देख के आए रात को 6 से 9, तो अब 10 बजे बोलेंगे अब आपकी वाइफ बोलेगी खाना कौन पकाएगा, आप ऑर्डर कर लो। तो आप ऑर्डर करते हैं, वो रेडीमेड खाना आता है। तो ये एक्टिव विटामिन डी रेडीमेड खाना है, जो ये 125 आता है या बोले ये जो एक्टिवेटेड विटामिन डी आता है, ये पके पकाए खाने की तरह है। और अगर आपके पास वक्त है तो आप दाल सब्जी लेके आते हैं और घर पे नौकर को बोलते हैं, कुक को बोलते हैं पकाइए, तो वो ये जो हम विटामिन डी वैसे खाते हैं या जो धूप से आता है, वो बॉडी में पकता है, लिवर में जाता है, किडनी में जाता है, उस पर कंट्रोल रहता है, क्वालिटी कंट्रोल रहता है, क्वांटिटी कंट्रोल रहता है, और बॉडी को जितनी जरूरत है उतनी बन जाती है, तो उस स्टेप को उसको स्लो कर देता है। आप बोलते ठीक है इतना खाना काफी है, इतना बना लिया। डॉक्टर साहब 2 सवाल है। पहला कि किसी भी इंसान के लिए 45 मिनट बैठना जो काम करने वाला है मुमकिन नहीं है 10 से 2 के बीच। बिल्कुल नहीं। हफ्ते में कितने दिन करे तो उसका काम चल जाए? तो यही मैं आपसे कह रहा हूं, उसका भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। कि सूरज की रोशनी की डोज कैसे कैलकुलेट हो। हाँ। तो वो उसमें ऐसा होता है कि अगर ये सब गोरों पे लागू है, क्योंकि ये सब वहां बनाएंगे, तो एक गोरा अगर धूप पे बैठता है तो जब उसकी स्किन जो है पीठ की लाल हो जाती है, तो उसको हम मेजर कर सकते हैं कि इतना रेडिएशन गया है, जो कि इतनी यूनिट बनाने के लिए काफी है। हम लोगों की स्किन इतनी डार्क है, तो हम लोग धूप पे बैठेंगे तो पता नहीं लगेगा कि कब हुआ है। तो ये सब चीजों को रफली बनाया गया है, लेकिन इसमें पोल्यूशन, टाइम ऑफ द डे, इवन कंप्लेक्शन ऑफ द स्किन, ये सारी चीजें मैटर करती है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि अगर आप जैसे नॉन वेजिटेरियन आदमी, वो फिश खाता है, उसको विटामिन डी मिलता है, वो लिवर खाता है, उसको विटामिन डी मिलता है। अनफॉर्चुनेटली विटामिन डी का कोई वेजिटेरियन सोर्स है ही नहीं। जो प्लांट्स में होता है, एर्गोस्टेरॉल होता है, एर्गोकैल्सिफेरॉल होता है, वो इतना इफेक्टिव नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि सबसे सिंपल बात ये है कि इस देश में, इस मुल्क में हर आदमी विटामिन डी डेफिशिएंट है। तो आप जो है उसको, अगर आपने विटामिन डी सप्लीमेंट शुरू किया तो हफ्ते में एक बार लेके, उसको 3 महीने लेके, और आप उसको महीने में एक बार 60,000 यूनिट लेते रहे, या आप ऐसी एक टैबलेट ले ले जिसमें कैल्शियम और आपकी डेली रिक्वायरमेंट विटामिन डी की है। वो सिंपलेस्ट तरीका है, बजाय इसके कि टेस्ट कराया जाए। जिस तरह से आपके शरीर को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की, सी की, सब चीज की जरूरत है, इसको विटामिन डी की भी जरूरत है। वो डाइट से नहीं मिलता है वेजिटेरियन लोगों को, तो बेटर है कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लीजिए, और एक सर्टेन सप्लीमेंट की जो आपकी मेंटेनेंस डोज है आप लेते रहिए। तो यहाँ पे यही मेरा सवाल ये था अब आपसे कि इसका मतलब ये है कि हर आदमी जो यहाँ है वो हफ्ते में एक गोली जो प्रिस्क्राइब्ड है विटामिन डी की, वो खाता रहे, परमानेंटली खाता रहे? नहीं, 3 महीने। 3 महीने खाया, 3 महीने में डेफिशिएंसी पूरी करने के लिए काफी है। और देखिए ऐसा है, हमारी रिक्वायरमेंट जो विटामिन डी की है वो 1000 यूनिट्स पर डे की है। ठीक है। तो अगर हम 60,000 की एक टैबलेट एक महीने में ले लें, तो उसकी कन्वीनियंस भी है और वो डोज भी है, उससे कभी आपको टॉक्सिसिटी भी नहीं हो सकती है। इंजेक्शंस की एक प्रॉब्लम ये होती है कि कभी किसी ने आपको वीकली इंजेक्शन 4-5 लगा दिए तो विटामिन डी का लेवल बहुत हाई हो सकता है। ओरल से ये होना मुश्किल है, ओरल से नहीं होती टॉक्सिसिटी। तो आप ये कह रहे हैं कि महीने एक जो आपको अगर डेफिशिएंसी नहीं है, तो 60,000 की पाउडर, लिक्विड या टैबलेट एक महीने में एक बहुत, तो अपने शरीर के लिए, हड्डियों के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। अगर आपको तो एक गोली आप 60,000 यूनिट का हर महीने खा लीजिए, बस, बिना किसी से पूछे। बिना किसी से पूछे। अब ठीक है, अब इससे थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा इसमें। जब आपके पास फ्रैक्चर के केसेस आते हैं डॉक्टर साहब, तो उसमें से कितने होते हैं जो विटामिन डी की कमी की वजह से आपको नजर आए? एक तो मैं गिर गया, पैर टूट गया, बात अलग है, लेकिन मैं गिर गया, पैर टूट गया, वो विटामिन डी की वजह से। तो इन दोनों केसेस को आप कितना अलग करके देखते हैं? बिल्कुल सही है, और ये बहुत ही पर्टिनेंट सवाल है, बहुत ही लॉजिकल सवाल है, इसलिए क्योंकि हड्डी टूटना और उसका इलाज करना और हड्डी जुड़ जाना कंप्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट है, अगर आपकी हड्डी नॉर्मल है जी। लेकिन अगर किसी इंसान की हड्डियां कमजोर है और डॉक्टर ने सिर्फ उसकी हड्डी को ऑपरेशन करके जोड़ के इलाज कर दिया, तो वो इलाज कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि उसको दोबारा हड्डी टूटेगी और फिर दोबारा टूटेगी और फिर टूटेगी। जब हड्डियां कमजोर होने से एक फ्रैक्चर होता है, तो दूसरा फ्रैक्चर होने की पॉसिबिलिटी 3 गुना हो जाती है, और 2 होते हैं तो 5 गुना हो जाती है, 3 होते हैं तो 12 गुना हो जाती है।
जिस तरह साइकिल स्टैंड पे एक साइकिल गिरती है और साइकिल गिरती चली जाती है, तो इस तरह से ऑस्टियोपोरोसिस में होने वाला हर फ्रैक्चर और बहुत सारे फ्रैक्चर करता है। तो इसलिए जो बात आपने कही है, ये बात हर डॉक्टर के जहन में होनी चाहिए कि ये हड्डी जो टूटी है, ये हड्डी नॉर्मल थी और बहुत ज्यादा फोर्स लगने से टूटी है कि कमजोर थी और जरा से फोर्स से टूट गई। तो ये डिस्टिंक्शन हमें मिलती है कई चीजों से, जैसे कि हड्डी टूटी कैसे। अब किसी की मोटरसाइकिल जाके ट्रक से टकरा गई और हड्डी टूट गई तो किसी के भी टूट जाएगी, लेकिन एक आदमी घर पे फिसला और हड्डी टूट गई, तो उसमें हम कहते हैं फॉल फ्रॉम स्टैंडिंग हाइट, कि अगर एक व्यक्ति, एक नॉर्मल आदमी की एक स्टैंडिंग हाइट से गिरने से हड्डी नहीं टूटनी है। तो जो कोई बोले मैं बाथरूम में डॉक्टर साहब स्लिप कर गया और गिर गया और हड्डी टूट गई, तो ये है। दूसरे, जो बोन की क्वालिटी हमें एक्सरे में दिखती है उससे हमें पता लगता है। तीसरे, फ्रैक्चर के पैटर्न से पता लगता है। चौथे, पेशेंट की एज, सेक्स, उसका मेनोपॉज हुआ है कि नहीं हुआ। अब एक 80 ईयर ओल्ड लेडी है और उनको गिरा है, तो जाहिर है कि हमें ऑस्टियोपोरोसिस सस्पेक्ट करना है। लेडीज में मेनोपॉज, ऑस्टियोपोरोसिस लेडीज की बीमारी है। 80% इसमें महिलाएं होती हैं, 20% पुरुष होते हैं, और पुरुष वो होते हैं जो बहुत बूढ़े हो जाते हैं। अच्छा। लेकिन लेडीज में मिडिल एज में होता है। जब मेनोपॉज होता है तब वो मिडिल एज से भी, मतलब आजकल तो उसको मिडिल एज भी नहीं कहा जाता है, कि 45-50 साल की उम्र को मिडिल एज, तक 60-65 साल तक हम मिडिल एज कहते हैं। तो एक लेडी जिसका मेनोपॉज हुआ है 1-2 साल पहले, और वो जरा सा गिरने से उसकी हड्डी टूट जाए, तो हम समझ लेते हैं कि, और उसको कंफर्म करने के लिए हम बोन डेंसिटी करते हैं। लेकिन जो आपका सवाल था कि विटामिन डी की कमी, तो जितने भी लोग जरा सी चोट लेके और फ्रैक्चर लेके आते हैं, उन सब में विटामिन डी की कमी ऑलमोस्ट यूनिवर्सल है, वो सब में होती है। और ये बात सिर्फ हड्डी टूटने की ही नहीं है। गठिया होता है किसी को, उसकी हड्डियां कमजोर हो जाती है, उस पर जब हम लोग ज्वाइंट रिप्लेसमेंट करते हैं तो हमें बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। इसी तरह कोई स्टीरॉयड पे है, किसी को किसी के लंग्स खराब है, उसको ब्रोंकियल अस्थमा है, उसको स्टेरॉइड दिए जाते हैं। किसी को गठिया है, उसको स्टेरॉइड दिए जा रहे हैं। ऐसे पेशेंट को अगर किसी और सर्जरी की जरूरत पड़ती है, उसके हिप खराब हो गए गठिया से, और उस टाइम पे ये बहुत चैलेंज बन जाता है कि हड्डियां कमजोर तो नहीं है, तो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन को जी और एक पेशेंट को, दोनों को हमेशा इस चीज की अवेयरनेस रहनी चाहिए कि हमारी हड्डियां, हम इस पर्टिकुलर बीमारी से ये हड्डियां कितनी अफेक्ट हो रही हैं और इससे क्या रिस्क है, और उस रिस्क में बाकी और ट्रीटमेंट पे उसकी क्या इम्प्लीकेशन। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आपने बुजुर्ग महिलाएं देखी होंगी, वो आगे झुक जाती है, उनका पीछे कुबड़ निकल आता है। आप उनसे पूछिए, उनकी हाइट कम हो जाती है, और वो हाइट ऑस्टियोपोरोसिस से कम होती है, क्योंकि उनकी जो रीढ़ की हड्डी है, उसके जो मनके या वर्टिब्रे है, वो धीरे धीरे दबने शुरू हो जाते हैं। तो लेडीज अक्सर कहती है कि मेरी हाइट कम हो गई है, पेटीकोट लंबे हो गए। वो ये कहती है कि मेरे को जो है पेट बहुत जल्दी भर जाता है, देखो मेरा पेट निकल रहा है। अब वो जब आगे झुक जाती है ऑस्टियोपोरोसिस से, जब उनकी हड्डियां खराब हो जाती हैं और वो आगे झुक जाती है ऑस्टियोपोरोसिस से, तो उनकी रिब्स जो है वो इनके पेल्विस के पास आती है, पेट बाहर को निकल आते हैं। अब वो एक्चुअली में मेल न्यूट्रिशन हो रहा होता है, वो खाना नहीं खा रही होती है। उनको लगता है ये मेरा पेट बाहर आ रहा है। पेट बाहर इसलिए आता है क्योंकि वो आगे को झुक रही है, और झुक इसलिए रही है कि पीछे रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो रही है। उससे नहीं बचा जा सकता? उससे कैसे बचा? उससे बचने का वही तरीका है कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस का जल्दी डायग्नोसिस और जल्दी ट्रीटमेंट करना है। जिससे पहले कि आपको पता है कि रीढ़ की हड्डी के फ्रैक्चर होते हैं, उनमें 1/3 ही डायग्नोज होते हैं। जो 2/3 फ्रैक्चर होते हैं रिब के, मतलब 3 में से 2 फ्रैक्चर जो रीढ़ की हड्डी के होते हैं, पेशेंट को पता भी नहीं लगता और मन का दब जाता है। और वो कभी चेस्ट एक्सरे हुआ या कुछ हुआ तो तब उसमें दिखता है ये दब गया है, या जैसे उन्होंने देखा कि मेरी हाइट कम हो रही है, या देखा कि पीछे कुबड़ निकल रहा है, तो वो सब इस चीज की इंडिकेशन है कि आपकी हड्डियां धीरे धीरे कमजोर हो रही है। डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक थोड़ा पर्सनल सवाल है। हमारी नानी है जो अगले फरवरी में 90 साल की हो जाएंगी, तो भगवान की दया से चलती फिरती है, अच्छे से है, कोई दिक्कत नहीं है चलने फिरने। लेकिन उनका वही इशू मैंने देखा है कि अब वो ये झुक गई है। तो हमने एक फिजिकल ट्रेनर भी रखा है जो उन्हें एक्सरसाइज कराता है घर में आके, कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बनी रहे। तो उससे रिकवरी का कोई चांस नहीं? रिकवरी का चांस देखिए ऐसा है, जो डिफॉर्मिटी हो गई है वो तो ठीक करनी मुश्किल है।
लेकिन अगर वो आगे झुकी है और उनकी हाइट कम हुई है तो उनको आपको ये देखना है कि उनका कैल्शियम और विटामिन डी लेवल्स, पीटीएच लेवल, एक हार्मोन लेवल होता है, वो सब सही हो। अगर ये सब सही है तो उनकी बोन डेंसिटी कराएं, और अगर उनकी बोन डेंसिटी कम है, क्योंकि उनको डेफिनेटली ऑस्टियोपोरोसिस का इफेक्ट उनकी बॉडी में है, क्योंकि वो आगे झुक गई। अगर हाइट कम हुई है तो इसका मतलब ये प्रूफ है कि उनको ऑस्टियोपोरोसिस है, तो उनको कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट ऑस्टियोपोरोसिस का शुरू करना चाहिए। और हम लोगों के पास बहुत सारे रास्ते हैं। हम लोग 1.5 साल में एक बार एक इंजेक्शन लगाते हैं, अगर किडनी ठीक है तो उसके पेशेंट को और कुछ नहीं करना, सिर्फ अपना कुछ दूध और दूध से बनी चीजें लेनी है और महीने में एक बार 60,000 यूनिट विटामिन डी लेना है, बाकी सब ट्रीटमेंट हो गया। तो इस तरह से, लेकिन किसी की हड्डियां बहुत कमजोर हो तो हम डेली इंजेक्शन भी लगाते हैं। किसी को डेली इंजेक्शन नहीं लग सकते, या किडनी अफेक्टेड है, किडनी वाला 1.5 साल वाला इंजेक्शन नहीं लग सकता है, तो हम 6-6 महीने में इंजेक्शन लगाते हैं। मेरा मतलब ये है कि जिस तरह आप अपने हार्ट का लिए चेकअप कराने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, अपनी फिजिकल चेकअप के लिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक एज के बाद आपको अपनी हड्डियों की हेल्थ के बारे में अवेयरनेस भी होनी चाहिए। आपको खुद भी पता होना चाहिए कि मेरे को विटामिन डी की आवश्यकता है, ज़रूरत है मेरी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। और सबसे बड़ा जो तरीका है हड्डियों के लिए, सबसे बढ़िया चीज़ ये है, आप फिजिकली एक्टिव रहें। आप जितना हड्डियों पे वजन डालेंगे उतना आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी। तो हड्डियों के लिए मंत्र है कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, फिजिकली एक्टिव रखें। जितने आपकी मसल्स स्ट्रांग होंगी, आपकी मसल्स आपकी बोन से अटैच है, आप अपने मसल्स को जितना यूज करेंगे आपकी हड्डियां उतनी स्ट्रांग होती जाएंगी। आप अपनी हड्डियों पे जितना वजन डालेंगे तो स्ट्रांग रहेंगी। आप दूध और दूध से बनी हुई चीजें खाएंगे, कैल्शियम के लिए उससे बढ़िया नेचुरल सोर्स कोई नहीं है। और विटामिन डी अगर आप कमी नहीं होने देंगे, और इसके अलावा वो सब आदतें जिनसे हड्डियां कमजोर होती हैं, जैसे शराब पीना, सिगरेट पीना और सेडेंट्री लाइफस्टाइल की आलसी बने रहना, वो सब चीजें जो है आपकी हड्डियों को नुकसान पहुंचाती है। अब दूसरे पहलू पे आते हैं। आपने कहा कि आप अपनी हड्डियों पे जितना वजन डालेंगे उतना अच्छा होगा, तो वजन बढ़ा के वजन नहीं डालना। एक्चुअली वो आपने बहुत बढ़िया बात कही है। वजन का बढ़ना जो है वो उसकी दो पहलू है। वजन बढ़ने से हड्डियों को ज्यादा वजन उठाना पड़ता है तो जनरली वो स्ट्रांग होती है, लेकिन इसमें कैविएट है। जो मोटे लोग होते हैं वो मेल नरिश्ड होते हैं, उनमें विटामिन डी की कमी होती है। तो कई बार मोटे मोटे लोगों में हमें हड्डियां बहुत कमजोर मिलती है। तो आपकी बात सही है कि वजन डालने से हड्डियां मजबूत होती है, लेकिन अगर आपको विटामिन डी वगैरह सही हो तो। एग्जाम्पल देता हूं, अमेरिका में लोग कोका कोला बहुत पीते हैं। कोक ज्यादा पीना, उसमें मतलब जो भी कार्बोनेटेड ड्रिंक हैं या इस तरह के ड्रिंक हैं, उनसे हड्डियों पे दुष्प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल। तो एक तो वो हो गई डाइटरी प्रॉब्लम। कॉफी बहुत पीते हैं, कॉफी एक आध कप तक तो ठीक है, उसके बाद दिक्कत होती है। तो जो, और तीसरे मैल न्यूट्रिशन होता है कि मोटे लोगों में अक्सर हम विटामिन डी की कमी पाते हैं। इस वजह से हालांकि मोटापे से बोन हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, लेकिन वो कई बार होती है, लेकिन ज्यादा बार नहीं होती है, क्योंकि जो मैंने आपको फैक्टर बताए। दूसरी बात यह है कि हमारे जो जोड़ होते हैं उनमें जो कार्टिलेज होती है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। उस पे अगर आप बीच बीच में वजन डालें तो वो उनकी हेल्थ अच्छी रहती है, और उन पे आप लगातार वजन डालें तो उनकी हेल्थ खराब हो जाती है। तो जो लोग फिजिकली एक्टिव रहते हैं उनकी हड्डियां भी मजबूत रहती हैं और उनके कार्टिलेज और जॉइंट भी मजबूत रहते हैं। लेकिन जब आप मोटे होते हैं तो आपने परमानेंट, तो आप लगातार आपकी कार्टिलेज पे ज्यादा वेट पड़ता है। तो मोटे लोगों की हड्डियां, अगर उनका विटामिन डी सही भी है और सब, उनको और कोई डेफिशिएंसी नहीं है, हड्डियां मजबूत होंगी लेकिन जॉइंट खराब हो जाएगा जल्दी। तो इसलिए ये रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं दे सकता कि आप वेट गेन करें। लेकिन मोटे लोग पतले लोगों के मुकाबले, पर्टिकुलरली लेडीज, थोड़ी सी प्रोटेक्टेड होती है ऑस्टियोपोरोसिस से। उसकी 3 वजह है। एक तो हड्डियों पे वजन पड़ता है, दूसरे जो फीमेल हार्मोन ईस्ट्रोजन होता है उसकी मेनोपॉज पे जो कमी होती है उससे लेडीज में ऑस्टियोपोरोसिस बनता है। तो वो ईस्ट्रोजन जो है वो बॉडी में फैट में अपनी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो जितना, अगर आपकी बॉडी में फैट ही नहीं होगा
तो आपकी ईस्ट्रोजन लेवल लो होंगे तो आपकी हड्डियां कमजोर होंगी, इसलिए जो पतली दुबली महिलाएं हैं उनको फ्रैक्चर ज्यादा होते हैं हैवी लेडीज के मुकाबले। और तीसरा कारण ये है कि अगर आप थोड़ी हैवी हैं तो आप गिरेंगी तो आपके फैट का कुशन है, हड्डी टूटने के चांसेस कम है। अगर आप पतली दुबली हैं और स्किन के नीचे हड्डियां हैं और आप गिरेंगी तो जाहिर है कि आपकी हड्डी जल्दी टूटेगी। तो ये फर्क आ जाता है पतले और मोटे। लेकिन मोटा नहीं होना, मोटा नहीं होना, एक सही वजन रखना सबसे बढ़िया है। पिछले सालों में कितना एडवांस और कितना आसान हो गया है। बहुत एडवांस और बहुत आसान हो गया है कि इसलिए कि आज की डेट में अगर एक 100 साल का इंसान भी अगर मुझे आके कहता है कि डॉक्टर साहब मेरे घुटने खराब हो गए और इसको चेंज कर दीजिए, तो मुझे कोई हिचक नहीं होती है, प्रोवाइडेड कि वो अफोर्डिंग हो और फिट हो और मुझे लगे कि उनको फायदा होगा इससे। उसका कारण ये है कि एनेस्थीसिया बहुत सेफ हो गया है, टेक्नोलॉजी बहुत सेफ हो गई है, इम्प्लांट बहुत अच्छे हो गए हैं। तो आज की डेट में बॉडी पे जो सर्जरी का स्ट्रेस है वो बहुत कम हो गया। और दूसरी बात ये है कि किसी को भी आज की डेट में हम वी डोंट डिनाई देम गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। हम उनको अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ सिर्फ इसलिए मना नहीं करते कि उनकी उम्र ज़्यादा हो गई। तो अगर कोई 80 साल का इंसान आता है, बोले आपके घुटने खराब है आप चेंज करा दिए, बोले डॉक्टर साहब आओ, मैं क्या पता कितना जिएंगे। तो बोला मैं पहले बोलता हूँ अगर आपको ये पता है तो मुझे भी बता दीजिए मैं कितना जीऊँगा। लेकिन मेन बात ये है कि अगर यही सोचते सोचते अगर आपने 20 साल और तकलीफ में बिता दिए, आप जी गई 100 तक या आप जी गए 100 तक, तो आप सोचेंगे पिछले 20 साल तो मैंने इसी बर्बाद कर दिए। तो पहली बात तो ये है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ होनी चाहिए, तो ये है। दूसरी बात ये है कि सर्जिकल टेक्निक, एनेस्थीसिया और टेक्निक और टेक्नोलॉजी दोनों एडवांस हो गई और इम्प्लांट भी एडवांस हो गए। तो अब जैसे कि हम लोग एक्यूरेसी इतनी बढ़ गई है कि हम लोग जॉइंट रिप्लेसमेंट कंप्यूटर से भी करते हैं, हम लोग इसको रोबोट से भी करते हैं। रोबोट से इतना प्रिसीजन हो गया है और इतनी रिकवरी फास्ट हो गई है। और हिप रिप्लेसमेंट को तो रोबोट से करना एक ऐसा दो सर्जरीज है मेनली, एक पार्शियल नी रिप्लेसमेंट और एक हिप रिप्लेसमेंट, जिनमें रोबोट का बिल्कुल कोई क्वेश्चन ही नहीं कर पाता कि इसमें कितनी यूजफुल है। नी रिप्लेसमेंट भी रोबोट से इफेक्टिव है, लेकिन जितना एडवांटेज पार्शियल नी रिप्लेसमेंट और हिप में हमारे यहाँ एविडेंस है उतना किसी चीज में नहीं है। तो ये दोनों सर्जरी तो ऐसी है जिनको रोबोट से करने का बहुत ही डिस्टिंक्ट एडवांटेज है। नी रिप्लेसमेंट ऑफ कोर्स भी अब रोबोट से होता है और उसमें भी डेफिनेटली बेनिफिट तो है ही है, अर्ली रिकवरी फास्ट होती है, पेन कम होता है। तो आज की डेट में ये इतने एडवांस है कि मुझे, जैसे मैंने पहली लाइन में कहा, कि एक 100 साल के आदमी में भी अगर उनकी फिटनेस है तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप ये कराएं और इससे आपको बेनिफिट मिलेगा और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो। डॉक्टर साहब आपने एक वर्ड यूज किया, पार्शियल सर्जरी। ये एक नई बात थी जो मैं पिछले कुछ दिनों में आया था तो मैंने भी पढ़ा था कि पहले होता गया था कि आपका घुटना है रिप्लेस होना है, लेकिन आपने जब उसको एक्सरे करके देखा तो आपने देखा कि उसका एक ही पार्ट जो है वो वहां पे कुछ दिक्कत है, तो पूरे को करने की जरूरत नहीं। लेकिन इसको लेके शंकाएं भी हैं कि क्या ये कितना कामयाब है। क्या अब ये कह सकते हैं कि आधा घुटना आपने रिप्लेस करके उसको ठीक कर दिया, ये उतना ही इफेक्टिव होगा जितना पूरा घुटना आपको करना पड़ा? बिल्कुल सही बात है। तो इसके मैं आपको कुछ एक वजह बताता हूँ। पहली बात जी, अगर किसी का 1/3 घुटना खराब है जी, तो आपको लॉजिक क्या डिक्टेट करता है कि जो ऊपर वाले का दिया हुआ बाकी का ठीक है उसको भी निकाल दिया जाए और उसको प्लास्टिक से रिप्लेस कर दिया जाए, या जितना डैमेज हुआ है उतने को ही चेंज किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, जो टोटल नी रिप्लेसमेंट होता है उसमें लिगामेंट को काटना पड़ता है। एसीएल लिगामेंट होता है, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, उसको काटे बिना टोटल नी नहीं हो सकता। तो इसलिए टोटल नी रिप्लेसमेंट में पूरी मूवमेंट आना बहुत अनकॉमन है, क्योंकि जो अंदर उसका मैकेनिज्म है नी को मूव करने का वो आपको रिमूव करना पड़ता है। तो जितनी अच्छी मूवमेंट और जितना अच्छा जो नॉर्मल नी को रेप्लिकेट करता है वो पार्शियल नी करता है। तीसरी बात, इतना लिटरेचर में सर्च है कि रिसर्च ने ये दिखाया है कि अगर कोई बुजुर्गवार है 90 साल के, उनको हार्ट प्रॉब्लम भी है या उनकी किडनी फेल हो रही है या कुछ भी,
इवन 70 साल का भी आदमी है जिसको कि बाईपास हो चुका है और लंग्स खराब है, तो जो इंसल्ट है सर्जरी की या जो स्ट्रेस है सर्जरी का, वो पार्शियल में जाहिर है बहुत कम है। तो उसमें जो सेफ्टी है, आईसीयू जाने की संभावना है, इन्फेक्शन का रिस्क है, किसी भी कॉम्प्लिकेशन का रिस्क है, वो बहुत कम है। तो जो सबसे बड़ा आर्गुमेंट है पार्शियल नी के लिए, वो है या तो 50 से 60 के बीच में, क्योंकि 50 और 60 के बीच में किसी इंसान को अगर जॉइंट रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है तो बहुत हाई चांस है कि उसको एक बार दोबारा सर्जरी करानी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा कोई जॉइंट बना नहीं है, कुछ भी कोई क्लेम कर ले, ऐसा कोई जॉइंट बना नहीं है जो 30 से 40 साल चले। तो जो 50 से 60 के बीच में सर्जरी हो रही है, उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको दोबारा सर्जरी की जरूरत पड़ेगी, और एक पार्शियल को चेंज करना इनटू टोटल नी आसान है, और टोटल नी को दोबारा चेंज करना बड़ा ऑपरेशन है। तो यंग आदमी में तो ये हो गया कि आप कंजर्वेटिव हैं, जितना खराब हुआ आपने चेंज कर दिया, जब बाकी का खराब हुआ तब उसको कर देंगे। तो ये भी तो ठीक रहेगा ना सर, कि हमने थोड़ा सा खराब हुआ, मान लीजिए मैं 50 साल का, हमने पूरा ही बदल दिया और जब तक है तब तक चला। लेकिन जब उसको दोबारा कराएंगे तो वो एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होगा, और जबकि पार्शियल को जब दोबारा करना होगा तो वही ऑपरेशन होगा जो आज आप पूरा करके करा रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर हमने पूरा नहीं रिप्लेसमेंट करा लिया तो ये भी आपको आजीवन नहीं चलेगा, इसकी भी एक जिंदगी। हाँ, और पार्शियल की जिंदगी टोटल से कम नहीं है, पार्शियल कंप्रोमाइज नहीं है। पार्शियल सिर्फ एक फिलॉसफी है कि अगर आपके लिगामेंट और बाकी का जॉइंट ठीक है, हाँ, तो उसको क्यों निकालें। पर एक 65 साल के आदमी में ये फर्क नहीं पड़ता इसका, लेकिन पड़ता है 55 पे और 75 पे। 55 पे इसलिए क्योंकि इसकी दोबारा सर्जरी होनी है और वो आसान है, अगर आपने पार्शियल किया तो उसको 15-20 साल पार्शियल से निकल जाए, फिर आप टोटल कर दीजिए। और 75 में इसलिए क्योंकि वो बहुत सेफ है, क्योंकि जब आप 75, 85 और 95 पे जाते हैं तब हम सबसे पहले ये देखते हैं, वो बोलते हैं डॉक्टर ये मरीज हैं, इनको बाईपास है, हुआ हुआ है, शुगर है, इनकी किडनी भी शुगर की वजह से थोड़ी अफेक्टेड है, घुटने बड़े खराब है। तो सबसे पहले एक्सरे में हम यही देखते हैं कि क्या पार्शियल हो सकता है। अगर पार्शियल हो सकता है तो उसकी सेफ्टी, उसके लिए वो एक वरदान ये कहा जाए ना। बिल्कुल। हमने ऐसे पेशेंट्स को भी किया है जिनके लंग्स पूरी तरह से फेल हो गए थे, वो किसी तरह से सर्जरी के लिए फिट नहीं थे, और फिर उनको हमने कहा आपकी सर्जरी नहीं हो सकती, आप आईसीयू चली जाएंगी, आपके लंग्स खराब है। तो फिर उनको बैठे बैठे, और वो एक कदम भी नहीं चल पाती, और बैठे बैठे पेन शुरू हो गया। तो उनके सारे बेटी दामाद सब डॉक्टर थे, तो लेके आए, बोले अब कुछ तो करना ही पड़ेगा, आप ये दर्द से करा रही है बिना हिले, पहले चलने से होता था तो बैठ गई, अब बैठे बैठे भी होता है। तो हमने उनका पार्शियल किया, और आप ये बिलीव नहीं करेंगे कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी चेंज हो गई कि वो अब चल भी पाती थी एक कमरे से दूसरे कमरे में, और कभी कभी गाड़ी में बैठ के बाहर चले जाती। क्यों? क्योंकि जो उनके लंग्स भी खराब थे, वो उनको चलने में जो उनको डिस्ट्रेस और पेन होता था, उससे उनकी एफर्ट बहुत ज्यादा लगती थी। पेनलेस होते ही वो एफर्ट इतनी कम हो गई कि जितनी लंग की कैपेसिटी से वो 4 कदम चल पाती थी, वो लंग्स उनको 100 कदम ले जाते थे। तो इसलिए जो इसमें रिस्क है और जो बॉडी पे स्ट्रेस है, ब्लड नहीं चढ़ाना पड़ता, इन्फेक्शन का रिस्क नहीं है, छोटा ऑपरेशन होता है, छोटा कट होता है, रिकवरी फास्ट होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि लिगामेंट्स अंदर कोई टच नहीं होते, नी की मूवमेंट, टोटल नी रिप्लेसमेंट में जितनी मूवमेंट आती है पार्शियल में उससे कहीं ज्यादा आती है, क्योंकि उसमें मैकेनिज्म आपने डिस्टर्ब नहीं किया। और जो मैंने बताया कि सबसे बड़ा एडवांटेज वेरी यंग एंड वेरी ओल्ड, इनमें ये वरदान। एक बहुत बड़ा सवाल है कि हर किसी की आदत है उंगली चटकाने की, कितना खतरनाक है। हमने ये आदत पिछले वक्त में आपको किसने कहा खतरनाक? कहते हैं कि वो फिर आपको गठिया हो जाएगा। अरे जय साहब, आप पे देखे, आप ऑक्सीजन सूंघते, आप हवा लेते, हवा में कितना % ऑक्सीजन है आपको मालूम होगा? उसमें 22% ऑक्सीजन है और 70% उसमें नाइट्रोजन। तो आप हवा जब ले रहे हैं तो 70% नाइट्रोजन ले रहे हैं और 22% ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो हमें ऑक्सीजन चाहिए, वो तो खूब एब्जॉर्ब होती है। हमें नाइट्रोजन नहीं चाहिए, हमारी बॉडी नाइट्रोजन एब्जॉर्ब नहीं करती है। फिर भी अगर मान लीजिए कि उसका 0.0001% भी क्रॉस कर जाए, तो जितनी आप सांस लेते हैं, जाहिर है कहीं ना कहीं कुछ नाइट्रोजन आपकी बॉडी में चली जाती है, वो नाइट्रोजन यहाँ के रिलीज होती है। तो ये जो आप चटकते ये आवाज है, इसके अंदर ये नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है। तो ये कुछ भी नहीं है, इसके बारे में हाँ मिथ है। और
चटकने का या हड्डियों से आवाज आने का बहुत पेशेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है, खास करके जिनकी गर्दन हिलाने पे चटकते हैं, उनको लगता है कि हमारी गर्दन टूट गई। हमें ये कहते हैं कि पंखा है ना, पुराना हो गया, ये भी चलने से टक टक करता है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं, ग्रीस कम हो गई है इसमें, तो आप इसकी चिंता मत करें। जिस आवाज के साथ आपको दर्द हो और जिस आवाज के साथ आपको तकलीफ हो, वो आवाज के लिए चिंता करें, और जो आवाज टक टक होती रहती है उसको जस्ट इग्नोर करें। वो हम नी रिप्लेसमेंट करते हैं ना, वो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है, 10 किलोमीटर चलता है, कई बार उसके घुटने से भी आवाज आती है, तो इसलिए कुछ नहीं करा। वो तो हम बोलते हैं कि आपका नया घुटना डल जाएगा, तब भी घुटने में से आवाज आएगी, उसकी चिंता ना करें, वो हार्मलेस है जब तक हर बार उस आवाज के साथ आपको दर्द नहीं। अब जैसे एक है, मैं जानता हूँ, वो ऐसे यूं अपना ये पैर करती है तो टक 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 वो बजने, जैसे उंगलियां बजती है ना ऐसे, वैसे आवाज आती है, तो उससे भी घबराने की कोई जरूरत है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, हमको लगा कि कहीं वहां कुछ डिफेक्ट नहीं होगा। अगर वो वहां डिफेक्ट होगा तो हर बार आएगा और दर्द करेगा और चलने में तकलीफ करेगा, और बैठे बैठे जो लोग टाइम पास करने के लिए जगह जगह से आवाज निकालते रहते हैं, उनका कुछ नहीं कर सकते। जैसे हम ये कर लिया, गर्दन में दर्द है तो गर्दन चटका लिया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है जब तक आपको उससे तकलीफ नहीं हो। बिल्कुल, अगर चटकने में मजा आ रहा है तो करते रहिए, करते रहिए। तो डॉक्टर साहब, 2-4 चीजें हैं जो हम आपसे आज सीख पाए। पहला, कि आप अपने हड्डियों को लेकर भी उतने ही जागरूक रहें जितना बाकी शरीर को लेकर रहते हैं। बिल्कुल सही। विटामिन डी के डोजेस लेते रहें। दूसरा, बोन डेंसिटी टेस्ट कराएं अगर आपको किसी तरह का शक है, और हेल्दी डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल, ये तो ऐसे भी मूल मंत्र है। हम जिन भी डॉक्टर्स से इंटरव्यू कर रहे हैं, वो कैंसर का हो, हार्ट का हो, डायबिटीज का हो, लाइफस्टाइल जो है, जीवन की जो दैनिक दिनचर्या है, उस पर फोकस रखना है। और डॉक्टर साहब का ये कहना है कि अब ये कहा जाए कि नी रिप्लेसमेंट, शोल्डर रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट अब बच्चों का खेल जैसा। आपको एक मजेदार बात बताऊं जी। पेशेंट मेरे पास आता है बहुत विश्वास के साथ और बोलता है डॉक्टर साहब बड़े डर लग रहा है, फिर वो मान जाते हैं ऑपरेशन कराने के लिए। तो ऑपरेशन से पहले मैं उनसे फिर ओपीडी में बोलता हूँ कि आप ऑपरेशन करा के बहुत पछताएंगे। तो वो सुनते ही मरीज के एकदम कान खड़े हो जाते हैं कि डॉक्टर साहब तो खुद ही कह रहे हैं, तो जान निकल जाती है, हलक सूख जाता है कि अच्छा क्यों पछताएंगे? इसीलिए पछताएंगे कि पहले क्यों नहीं कराया। अच्छा, ओके। क्योंकि आपने इतनी तकलीफ बर्दाश्त की, हाँ। सिर्फ ये डरते हुए कि पता नहीं क्या होगा, और जितना मैं चल रही हूँ उससे भी चलने को बंद तो नहीं हो जाएगा, और मैं बेड पे तो नहीं पड़ जाऊंगी, या हमारा चलना या कुछ क्या हो जाएगा। तो इतना आजकल रूटीन है कि आपको मैं मोटे तौर पे एक बात बता दूं कि जितनी देर आपने मेरा ये इंटरव्यू लिया है, इससे कम समय में हम एक घुटना बदल लेते। तो फिर तो बात ही खत्म। मुझे याद है, छोटा इसको खत्म करने से पहले 20-25-22 साल हो गए, एक शायद अपोलो ही अस्पताल था, एक मैं हिप रिप्लेसमेंट के को शूट करने आया था। तो मैंने देखा कि यहाँ पे पहले तो कट लगा हिप के लिए, उसका वो गुठली दिखा, उस गुठली को फिर जलाया गया, उस जो आसपास का था उसको जलाया गया, फिर उसको हथौड़ी से काट कूट के उसको निकाला गया। वो विजुअल, वो तस्वीरें आज भी मेरे ज़हन में। अब तो ऐसा नहीं होता। अब आपने जो बात बताई, इसमें आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि इस देश में बिकनी इंसिजन से हिप रिप्लेसमेंट मैंने शुरू किया जब मैं एम्स में था, और वो टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे आया कि उसमें उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग हेडलाइन दिया कि बिकनी कवर्स द स्कार ऑफ हिप रिप्लेसमेंट एट एम्स। कि वो ऐसा, हम ग्रोइन में यंग लेडीज जितनी भी 18 से 58 साल की उम्र तक की जो लेडीज है, मोटे तौर पे जो कई पब्लिक लाइफ में है या पेज 3 वाले भी हैं, ऐसे भी हमने किया, डांसर्स, कोई भी यंग लेडी, डॉक्टर्स भी, जो यंग लेडी है उसको हम लोग इतना कॉस्मेटिक हिप रिप्लेसमेंट करते हैं कि यहाँ ग्रोइन में हम लोग एक कट देते हैं बगल में, और उसको इतना एस्थेटिकली उस पर सबक्यूटिकुलर टाँके लगाते हैं कि स्कार भी नहीं दिखता है। तो एक बार एक 30 साल की बच्ची आई, न्यूली मैरिड थी, तो उसके हस्बैंड उसको छोड़ दिया कि तुम्हारा हिप खराब है। पिताजी लेके आए तो हमने उसको बिकनी इंसिजन से किया। तो मैंने बोला बेटा अब तुम जाओ और अपने पति से कहना कि ढूंढे कि कहाँ से ऑपरेशन हुआ, वो ढूंढ नहीं पाएगा, और ना ही तुमको चलते देख के कह पाएगा कि तुम्हारे हिप में कोई खराबी है, तुम्हारा कोई ऑपरेशन हुआ है। इतना कॉस्मेटिक है, क्योंकि ऐसा है कि मुझे ये लगता है कि एक भारतीय नारी की जो भी वैनिटी है या जो
है, सेल्फ एस्टीम है, वो एक उन एरियाज में जो उनके लिए कॉस्मेटिकली इंपॉर्टेंट है, कोई भी खराब स्कार या वो नहीं दिखना चाहिए। तो हिप रिप्लेसमेंट को बिग नी इंसिजन से करना, उसको रोबोट से करना, प्रिसीशन, अभी वर्ल्ड की एक सोसाइटी है इंटरनेशनल हिप सोसाइटी, तो उसमें पूरे वर्ल्ड से ही कुल मिला के 80 मेंबर्स हैं। तो उन्होंने रिसेंटली मुझे इंडिया से इंडक्ट किया और हम लोगों ने मीटिंग अभी ग्रीस में हुई मई में, तो ये डिसीजन किया कि आज की डेट में अगर एक 45 साल का आदमी भी हिप रिप्लेसमेंट कराता है तो उसको हम ये सेफली कह सकते हैं कि तुम्हारा ये हिप रिप्लेसमेंट सारी जिंदगी चलेगी। तो इतना एडवांसेस हो। तो मैं अपनी उस तस्वीर को जो मेरे जहन में उसको आप निकाल दीजिए, निकाल दें, और छेनी हथौड़ी की जरूरत नहीं, वो अब रोबोट ही कर देता है। उसमें भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंस्ट्रूमेंट भी इतने एडवांस आ गए कि जो हम लोग हाथ से हथौड़ी और उससे करते थे, उसके लिए भी मशीन्स हैं कि अपने आप उसको थाई बोन को प्रिपेयर करके उस पर स्टेम लगाना है या अपने आप उसको करना है। और रोबोट से तो वैसे बड़ा सिंपल है, आपको रोबोट ले जाना है और एक बटन दबाना है और सब रोबोट उसको सॉकेट को प्रिपेयर कर देता है। तो ये काफ़ी लाइफ, टेक्नोलॉजी ने काफ़ी लाइफ में आसानी भी कर दी है, प्रिसीशन भी बढ़ा दिया है, पेशेंट की रिकवरी भी फास्ट हो गई है, पेन भी कम होता है, तकलीफ भी कम होती है, एंड पेशेंट्स आर हैप्पी। और वो एक्चुअली सारा मेडिकल साइंसेस में जितनी भी एडवांसेस होती हैं, वो यहाँ तो कॉस्ट कम करनी चाहिए, रिकवरी फास्ट होनी चाहिए, सेफ्टी बढ़नी चाहिए, कॉम्प्लिकेशन कम होनी चाहिए और रिजल्ट बेटर होने चाहिए, और जॉइंट लंबे से लंबे टाइम तक कैसे चल सकता है वो होना चाहिए, ड्यूरेबिलिटी ऑफ योर इंटरवेंशन। बहुत छोटा सा सवाल, क्या अब ये सर्जरीज रिप्लेसमेंट जो है ये कॉस्ट इफेक्टिव भी हुए, कीमत में भी कमी आई? बिल्कुल है, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल है। क्योंकि एक आदमी जो प्रोडक्टिव ईयर्स में बेड रिडन या जिसकी कैपेबिलिटी, अब मान लीजिए कोई यंग आदमी, उसको एवीएन हो गया, उसका हिप खराब हो गया, वो उसकी बिजनेस के लिए उसको जो ट्रेवल करना था, टूर करना था, जाना आना था, वो सब अगर बंद हो गया तो जो कॉस्ट ऑफ हिप रिप्लेसमेंट इज नथिंग कंपेयर टू द मनी ही इज लूजिंग, जो उसका नुकसान हो रहा है पैसे का। तो कॉस्ट इफेक्टिव तो बहुत, इसमें कोई शक नहीं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर साहब ने एक बात आज बहुत अच्छी बताई है कि उंगलियां चटकाने या गर्दन चटकाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा इसे करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, बेहतर जिंदगी जीने के लिए बेहतर लाइफस्टाइल, हड्डियों का भी उतना ही ध्यान रखें जितना बाकी चीजों का रखते हैं, और परमानेंट वजन मत डालिए उस पर, क्योंकि फिर डॉक्टर साहब ने अगर ये कह दिया कि वजन अच्छा है क्योंकि वेट बढ़ रहा है, वो धीरे धीरे ऑल्टरनेट पड़ता, हाँ, गैप में पड़ता रहे तो ज्यादा अच्छा है। तो हड्डियों का भी ख्याल रखिए और हमारा ये शो देखते रहिए। शुक्रिया।